वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका निशान क्लासेस पर। और आज के करंट अफेयर को चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर को हम यहाँ दोहराते हैं। देखते हैं आज क्या बेहतर न्यूज़ मिला है और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अभी एक न्यूज़ आया है, रशियन रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड ईरानियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। यानी जो रशियन रॉकेट है, रूसी रॉकेट है, वो ईरानियन उपग्रह को ऑर्बिट में भेजने में सफल हुआ है सफलतापूर्वक। देखते हैं इस रॉकेट का नाम। देखिए, इस रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट। ओके, सोयूज रॉकेट, ये रशियन रॉकेट है। सोयूज रॉकेट नाम है इसका, ठीक है। और इस सैटेलाइट जो है ईरान का सैटेलाइट, ईरानियन सैटेलाइट, इसका नाम है खयाम। ओके, खयाम ये जो नाम रखा गया है ना, ये एक पर्शियन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है। एक पर्शियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम ओमार खयाम है। ओके, ओमार खयाम है, उनके नाम के ऊपर ये सैटेलाइट का नाम रखा गया है। और बाइकोनोर लॉन्च फैसिलिटी इन कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान में ये बाइकोनोर लॉन्च फैसिलिटी जो है ना, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये हालांकि है कजाकिस्तान में, मगर ये रूस का है। ये जो बाइकोनोर है, बाइकोनोर, ये रूस का है। इसको लीज पे लिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे ये जगह का नाम कि कहाँ से, कौन से प्लेस से इसको लॉन्च किया गया है। तो बाइकोनोर, ठीक है, बाइकोनोर लॉन्च फैसिलिटी इन कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में। और ये रॉकेट का नाम सोयूज ओके, सोयूज नाम है। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला तो बड़ा अच्छा ये न्यूज़ है। सुनील छेत्री एंड मनीषा कल्याण नेम्ड, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मेंस होना चाहिए। नेम्ड मेंस एंड वोमेंस AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये यहाँ जो है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे मेंस होगा, MENS। ओके, मेंस एंड वुमेन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इनका जो है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में रखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन दोनों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सुनील छेत्री, ये जो है ना सुनील छेत्री, इन्होंने सबसे पहली बार, सुनील छेत्री जो है नेशनल कैप्टन है। ओके, नेशनल कैप्टन है फुटबॉल के। और ये है सुनील छेत्री और ये है मनीषा कल्याण। ओके, ये है सुनील छेत्री और ये है मनीषा कल्याण। तो इनको, सुनील छेत्री को मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर्स, और मनीषा कल्याण को वोमेंस के लिए। ओके, सुनील छेत्री जो है 7 बार AIFF के कैप्टन रह चुके हैं, 7 बार, 7th टाइम्स। ओके, 7th टाइम्स ये जो है AIFF के कैप्टन रह चुके हैं सुनील छेत्री। और लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये दोनों के बाद तीसरे नंबर में सुनील छेत्री का नाम आता है हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में। हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में इनका नाम आता है तीसरे नंबर पे। ओके, और देख लेते हैं और क्या इसमें बेहतर है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इनको सबसे पहली बार
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इनको सबसे पहली बार अवार्ड मिला था 2007 में, 2007 में, ठीक है। उसके बाद 2007 के बाद इन्हें 2011 में, 13 में, 14 में और 17 और 18-19 के सेशन में 18-19 के सेशन में इनको मिल चुका है। ये इसके लिए इन्होंने मेडल जीत चुका है, अवार्ड इनको मिल चुका है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैरन पोलार्ड बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू प्लेस 600 मैचेस T20 मैचेस, यानी कैरन पोलार्ड जो है ये 600 मैच खेल चुके हैं T20 में। सबसे पहले प्लेयर बने हैं जो T20 मैचेस को में 600 मैच खेल चुके हैं। T20 जो होता है ना मैच, उसमें इन्होंने 600 मैचेस खेले हैं। देखिए इनके बाद जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैरन पोलार्ड और डेविन ब्रावो ये दोनों किस देश के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। ओके, इसके बाद डेविन ब्रावो जो है 543 मैचेस खेले हैं T20 में। शोएब मलिक T20 में 472 मैचेस खेले हैं और क्रिस गेल जो है 463 मैचेस खेले हैं और रवि बोपारा इन्होंने 426 मैचेस खेले हैं T20 में। आप लोग इसमें से इम्पोर्टेंट यही बनेगा कि कौन प्लेयर हैं, क्वेश्चन आएगा कि कौन से खिलाड़ी 600 मैचेस पूरे किए हैं T20 में, तो आंसर हो जाएगा कैरन पोलार्ड। ओके, आइए नेक्स्ट PPT में देखते हैं क्या है। हाँ, फर्स्ट ड्रोन स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज इनएगुरेटेड इन गुवाहाटी असम, यानी असम नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है ना, नॉर्दर्न ईस्ट राज्य, उनके नॉर्दर्न ईस्ट राज्य में सबसे पहला स्कूल जो है असम के गुवाहाटी में ओपन होने वाला है। स्कूल नहीं, सॉरी, सबसे पहला ड्रोन स्कूल। अब ये ड्रोन स्कूल होता क्या है, तो ड्रोन स्कूल में सिखाया जाता है, यानी कि ड्रोन उड़ाना नहीं या ड्रोन बनाना नहीं सिखाया जाता है। इसमें टेक्निकली पढ़ाई होता है और इसके मोबिलिटीज़ के बारे में, फ्यूचर मोबिलिटीज़ के बारे में। ओके, तो देखिए ये जो हुआ है ये गठबंधन से हुआ, यानी कि इनमें एग्रीमेंट किया गया है असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ATMRON इनके और इडू रेड, जो कि ये हैं IIT के स्टार्टअप हैं। ये जो इडू रेड है, इडू रेड, ओके, इडू रेड IIT गुवाहाटी, ठीक है ना, IIT गुवाहाटी का IIT गुवाहाटी का स्टार्टअप है। स्टार्टअप जो होता है ना, स्टार्टअप कुछ नया स्टार्ट करता है, ये स्टार्टअप है इडू रेड गुवाहाटी का। और IMM कलकत्ता, ये तीनों के एग्रीमेंट से किया गया है कि ये तीनों मिल करके यहाँ ड्रोन स्कूल जो बनने वाला है गुवाहाटी में उसका निर्माण करेंगे, उसका नींव रखेंगे और डिज़ाइनिंग वगैरह सब इनका जिम्मेदारी है। हमारे देश में, इंडिया में टोटल 23 ड्रोन स्कूल हो चुके हैं। ओके, 23 ड्रोन स्कूल इंडिया में हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट PPT क्या है। सिंगापुर डिक्लेयर्ड इट्स आइकॉनिक ग्रीन साइट पदांग एज इट्स 75th नेशनल मोनूमेंट्स। सिंगापुर ने अपने प्रतिष्ठित हरित स्थल पदांग को अपने 75वें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ओके, देखिए ये जो साइट आपको दिख रहा है ना, ये साइट ये है क्या, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जब वर्ल्ड वार 2 1943 में हुआ और जापान जो है ना, जापान कंट्री, तो जापान जो है कि हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ब्रिटिश राज उस टाइम, तो उस पर क्या करता है कि अचानक से हमला करता है, ठीक है। और उसके बाद टोटल जो है टोटल 10,000 सोल्जर्स को जापान, टोटल 10,000 सोल्जर को जापान अपने पास बंदी बनाता है, ठीक है, वह रखता है। तो जापान जो है इंडिया के समर्थन में उस समय भी था। ओके, इंडिया के समर्थन पे था। तो क्या होता है कि
यहाँ से जो होता है उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA, ठीक है, INA एक संस्था था उस टाइम। INA के द्वारा जो है कि 10,000 सोल्जर्स को एक नारा दिया जाता है, दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो और इन सोल्जर्स को दिल्ली लाया गया, तो यही इसीलिए, और इसका यहाँ पे अभी भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है ये घटना के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को रखा गया था, इस आप देख सकते हैं 10,000 सोल्जर्स को, और इसको अब जो है सिंगापुर इसको अपना 75वें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको घोषित करने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 44th चेस ओलंपियाड इन इंडिया, मेंस एंड वुमेन्स विन ब्रॉन्ज। अच्छा, यानी कि 44वें जो चेस ओलंपियाड हुआ था, इसमें इंडिया जो है, इंडिया मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और ये इवेंट जो है, ये इवेंट सबसे पहली बार हुआ था बच्चों, ये इवेंट सबसे पहली बार 1927 में हुआ था, ओके। 1927 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये इवेंट करवाया गया था लंदन में, ओके, लंदन में। और इस इवेंट जो सबसे पहली बार हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले हंगरी हैं। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में वो हंगरी है, और हंगरी गोल्ड मेडल डेनमार्क को ये करके बीट करके, यानी कि हरा करके जीता गया था, ठीक है। और हाँ, अचानक याद आ गया, अभी ये जो सिंगापुर है ना, वो 57th नेशनल डे मनाया अभी हाल ही में 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को 57 नेशनल डे मनाया, ओके। 57 नेशनल डे 9 अगस्त को इन्होंने मनाया है। एंड आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे है ये ओलंपियाड वाला, ठीक है। तो ओलंपियाड वाला ये था कि यूनाइटेड किंगडम जो है पहली बार करवाता है 1927 में लंदन पे, और वहाँ पे हंगरी जीत जाता है और डेनमार्क हारता है। हंगरी जो है गोल्ड मेडल जीता है डेनमार्क को हरा करके, यानी कि सेकेंड जो है वो डेनमार्क आया होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो इंडिया का 3 टीम था, ठीक है ना। चेस में इंडिया का 3 टीम था। इंडिया का जो बी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और बी टीम मेंस कैटेगरी में ये है, ठीक है। ये मेंस सेक्शन में ये है, मेंस सेक्शन में। तो मेंस सेक्शन में भी 3 टीम था। इंडिया का मेंस में बी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और इस बी टीम में कौन कौन प्लेयर थे? तो डी गुकेश, आर प्रागनंदा और रौनक संधवानी, अधिबान और एक अधिबान, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स सेक्शन में देख लेते हैं। तो वुमेन्स सेक्शन में, इंडिया के वुमेन्स सेक्शन में टीम ए ने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और ये जो है वैशाली, इनके टीम मेंबर थी वैशाली, कोनेरू, हम्फी, तान्या सचदेव और भक्ति कुलकर्णी, ठीक है, भक्ति कुलकर्णी। तो आप लोग इन प्लेयर्स का नाम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ बचा नहीं है, उसके मैं पेज लाता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ओके। उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान गोल्ड लाया है, गोल्ड। और उसके बाद है आर्मानिया, ठीक है, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया जो कंट्री है, आर्मेनिया, इन्होंने सिल्वर जीता है। और इंडिया जो है ओपन कैटेगरी में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, ओके। उज्बेकिस्तान ये ओपन कैटेगरी है, ठीक है ना, ये ओपन कैटेगरी है, ओके। ओपन कैटेगरी में
ओपन कैटेगरी में उज़्बेकिस्तान गोल्ड जीता है, आर्मेनिया जो है सिल्वर और इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं वोमेंस कैटेगरी में, ठीक है, और एक हुआ था वोमेन कैटेगरी। तो वोमेन कैटेगरी जो है, वोमेन कैटेगरी में ठीक है, वोमेन कैटेगरी में यूक्रेन, वाह, यूक्रेन यानी कि देखिए युद्ध के दौरान भी यूक्रेन ने गोल्ड प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद जॉर्जिया जो है, ठीक है, जॉर्जिया कंट्री जो है, जॉर्जिया कंट्री ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और इंडिया कंट्री जो है, इंडिया हमारा, तो हमारा इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ओके, ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं। ये वोमेन कैटेगरी में है और ये ओपन कैटेगरी का है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे प्लेयर्स का नाम है, आप इसका नोट्स बनाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस देश ने वोमेन कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये युद्ध की वजह से इसलिए चर्चा में भी था यूक्रेन, और अभी जो है इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया। तो ये चर्चा में आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं 3-4 महीने बाद एसएससी के या फिर किसी भी, तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है कि किस देश ने वोमेन कैटेगरी चेस या फीडे में गोल्ड प्राप्त किया है। तो ये यूक्रेन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लेड फाउंडेशन ऑफ बंसेरा फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क। ओके, तो पहला जो बैम्बू थीम पार्क है, पहला बैम्बू थीम पार्क, इसका जो फाउंडेशन यानी कि नींव, ठीक है, आधारशिला वीके सक्सेना जी के द्वारा रखा जा रहा है। ये न्यू दिल्ली के, ठीक है, न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के हैं ये? न्यू दिल्ली के। हाँ, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप आसान भाषा में ये बोला जा सकता है कि वीके सक्सेना के द्वारा पहला जो है बैम्बो मतलब बांस का जो ये है थीम पार्क होगा, केवल बांस का, तो बंसेरा इसका नाम है, ठीक है, बंसेरा। ओके, बंसेरा, ये बंसेरा, तो बंसेरा, ठीक है ना। बंसेरा जो है ये आधारशिला रखा है किसने? वीके सक्सेना ने। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। ओके, और यहाँ तक आई होप सबको समझ आ रहा होगा। उसके बाद पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एम स्विप रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, पेमेंट एग्रीगेटर, ओके, एग्रीगेटर। तो पेमेंट जो है ये भुगतान सुविधा के लिए एम स्विप को आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अब हम लोग जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई, ओके, यूपीआई का यूज करते थे ना, अब एक एम स्विप नाम के भी आ जाएगा, जल्द ही आएगा एम स्विप। ये एम स्विप भी वैसे ही काम करेगा जैसे ये सब काम कर रहे थे। इनको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई अब तू कर सकता है, लोगों का भुगतान करवा सकता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप सब इसका चेक कर लियोगे, और आप लोग तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ हाँ आई एग्री, आप लोग पूरा पढ़ के ही एग्री करते होंगे, है ना। तो इसमें भी वही काम करना है, पूरा पढ़ के एग्री कर देना है। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट सिंपल शब्दों में अगर आम भाषा में बोला जाए तो एम स्विप को मंजूरी दे दी गई है आरबीआई के द्वारा कि अब आप अपना पेमेंट एग्रीगेटर चला सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट बिकम्स फर्स्ट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म टू ज्वाइन ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, तो आइए इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना कंपनी, ये बना है पहला, ठीक है, ये ONDC से जुड़ने वाला पहला मल्टी टेक्नोलॉजी फर्म जो है बना है। अब देखिए ये ONDC क्या है? ONDC एक सरकारी संस्था है, ठीक है, ये एक सरकारी संस्था है जहाँ पे आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना,
अमेजोन और भी ऑनलाइन कंपनी है शॉपिंग का। तो ये सबके टक्कर में सबको बीट करने के लिए, सबके कंपटीशन में जो भारत का ये अपना होगा। ओके, भारत का अपना होगा। माइक्रोसॉफ्ट जो लाने वाला है ये भारत का अपना होगा और माइक्रोसॉफ्ट इससे जुड़ने वाला पहला कंपनी है, फर्म है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है शॉपिंग ऐप भी ये करेगा, इंडिया के कंज्यूमर के लिए लॉन्च करेगा। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहां आप लोग घर बैठे कोई भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और आप लोग इसको इतना याद रखिएगा कि कौन बनाया है। ONDC से सबसे पहला जो है कि कौन कंपनी जुड़ा है, तो माइक्रोसॉफ्ट जुड़ा है। ओके, आइए नेक्स्ट में आते हैं। सेरेना विलियम्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस आफ्टर US ओपन। US ओपन के बाद खेलने के बाद US ओपन खेलने के बाद सेरेना विलियम जो है, इन्होंने सेवानिवृत्ति का यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की है। देखिए, इनकी एज की अगर बात करें तो इनका एज ऐसे भी 40 साल हो चुका है। ठीक है, 40 ईयर्स हो चुका है। अब 40 ईयर्स हो गया तो ये भी सोचे होंगे कि अब क्या करना है 40 साल के बाद, थोड़ा आनंद उठाया जाए दुनिया घूमने का। तो ये जो है मैडम कहाँ की हैं, तो ये मैडम है अमेरिका की। ओके, ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और देखिए, इन्होंने हाल ही में इन्होंने हाल ही में 2017 में जीता है टाइटल। इन्होंने हाल ही में जो है 2017 में क्या है, इन्होंने 2017 में मेजर टाइटल जीता है, हाल ही में जीता है टाइटल। ओके, मेजर टाइटल यानी कि कोई बड़ा खिताब इन्होंने 2017 में ही जीता है। और ये जो है सेरेना विलियम अब रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि सेरेना विलियम जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, या वो किस खेल से रिलेटेड हैं, टेनिस से किस देश की हैं, तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। और अगर नाम ना दे करके सिर्फ अमेरिकन टेनिस प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है US ओपन के बाद, तो वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम सेरेना विलियम्स है। अब देखिए, डिटेल में पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेंगे। और ये मेरा कोशिश है आप तक पहुंचाने की। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है कंटेंट लाने में, खोजने में, न्यूज़ खंगालने में, पूरा तो टाइम लगता है सब चीज़ में। आइए नेक्स्ट PPT हमारा आ चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त। वाव, विश्व के स्वदेशी लोगों का राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये सबसे पहली बार 23 दिसंबर को, ओके, 23 दिसंबर को सबसे पहली बार ये जो है 23 दिसंबर को, ठीक है, मनाया गया था। 23 दिसंबर 1994, 23 दिसंबर 1994 को सबसे पहले सरकार ने कहा कि हाँ यार, हमारे जो स्वदेशी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है और देश में रहकर किया है, उन लोगों के लिए एक दिवस मनाया जाए। तो पहली बार ये 23 दिसंबर को मनाया। उसके बाद जो कि अब बोला गया कि नहीं, अब इसको 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ओके, तो 9 अगस्त को इसने अब मनाने की ये की है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल स्टार्ट रोलिंग आउट 5G सर्विस एंड कवर ऑल टाउन्स एंड रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। ओके, जो एयरटेल है ना, एयरटेल क्या कर रहा है कि 5G सर्विस देने को चालू किया है, कार्य को प्रारंभ किया है कि नहीं, अब इंडिया में हम 5G सर्विस देंगे। और ये 5G सर्विस सिर्फ शहर के लिए या सिर्फ जो होता है ना थोड़ा सा जाना जगह, मतलब थोड़ा चलती एरिया है, जो बोला जाता है कि चलती एरिया है, यानी कि जहाँ पे थोड़ा कंपनी वगैरह है, सेटअप है, वो केवल सेटअप एरिया के लिए नहीं है। ये सारे देखिए ऑल टाउन्स एंड रूरल एरिया ऑफ कंट्री के सारे गांव देहात से ले करके
बड़ा से बड़ा शहर दिल्ली तक में सबको कवर करेगा। और इन्होंने लक्ष्य बनाया है कि मार्च 2024 तक ये हम लोगों को 5G सुविधा उपलब्ध करवा देगा। ठीक है, 5G सुविधा उपलब्ध करवा देगा मार्च 2024 तक। कौन? एयरटेल। तो एयरटेल को धन्यवाद बहुत बहुत। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है माइक हैंकी अपॉइंटेड एज अ न्यू यूएस काउंसिल जनरल इन मुंबई। माइक हैंकी जो है मुंबई में नए अमेरिकी वाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। यूएस जनरल के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माइक हैंकी। ठीक है, माइक हैंकी का देखिए MH इनको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, हो भी गया, शॉर्ट फॉर्म निकल गया। ठीक है, अचानक से माइक हैंकी, इनको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो MH, और MH कोड जो है महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र जो कि कैपिटल है मुंबई का, तो यहाँ से आप लोग को मुंबई याद रहेगा। ठीक है, देखिएगा अगर मुंबई का कोई भी गाड़ी होगा ना तो उसमें जैसे MH उसके बाद होगा 0109 जो भी है, और हमारे झारखंड का जैसे है JH, हमारे झारखंड यानी कि झारखंड का, हमारे बिहार यानी कि बिहार का। ओके, अब देखिए इंडिया में तो इंडिया का सारा स्टेट हमारा है। बेसिकली मैं झारखंड से या बिहार से या फिर कोई स्टेट से नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ हमारे बिहार का है, जैसे झारखंड का JH है तो बिहार का BR है, सॉरी कोड है BR। और ऐसे ही दिल्ली का DL है, मुंबई का MH है, तमिलनाडु का TN है, और भी बहुत जगह हैं और सारे स्टेट का इसी तरह कोड दिया गया है। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट PPT हमारा क्या है। मनोज प्रभाकर। ठीक है, मनोज प्रभाकर अपॉइंटेड एज न्यू नेपाल क्रिकेटर कोच। नेपाल के क्रिकेटर कोच बने हैं कौन? मनोज प्रभाकर। ये 2016 में अफगानिस्तान के भी कोच रह चुके हैं, क्रिकेटर कोच रह चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी जो है अभी हाल ही में बने नेपाल के नेपाल के क्रिकेटर कोच बने, तो इनकी भी नियुक्ति महत्वपूर्ण है, आप इनकी नियुक्ति याद रखिएगा। मनोज प्रभाकर जो है MP मनोज प्रभाकर दिल्ली नेपाल के बने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। देखिए 1.73 करोड़ कैंडिडेट बेनिफिटेड फ्रॉम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारे छात्र जो है हमारे इंडिया में BCom BA MSc और कई बैचलर डिग्री होती हैं, जो कि बहुत सारे बैचलर डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और कहीं जॉब कर रहे हैं, किन्हीं को नहीं भी मिला, कोई और प्रोफेशन खोजें। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ने के बाद, ठीक है, आपको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी स्किल्ड आपको एक सिखाया जाएगा, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको स्किल उसमें डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। और उसके बाद इस योजना के तहत पता है, इस योजना में 1 करोड़, ठीक है, 1,37,00,000 जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, इस योजना से जुड़े हैं। ठीक है ना, इस योजना से जुड़े और इनसे लाभान्वित हो चुके हैं। ओके, तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं। इनसे जुड़ने के लिए आप क्या कीजिए कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, जो कि उसके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होगा, पढ़ करके आप वो कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में बता देते हैं, अभी के जुलाई तक जो है, अभी तो अगस्त आ गया, ठीक है, जुलाई तक में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना करोड़ का बजट आया था। ठीक है, इसमें आया था 8,590 करोड़, 8,590 करोड़। सोच रहे हैं कितना सारा रुपया है यहाँ पे, 8,590 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना, और उसमें से अभी तक यूटिलाइज कितना हुआ है? ठीक है, अभी तक 8,590 करोड़ का था, अभी तक इसमें से यूटिलाइज हो गया है, रुकिए मैं बता रहा हूँ, जरा इसको छोटा कर दें, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसको फिर से मैं कर रहा हूँ। ओके, देखिए जुलाई तक में 8,590 जो है 8,590 करोड़ का ये आया हुआ था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 90 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट आया हुआ था, जिसमें से अभी तक में यूटिलाइज हो चुका है 7,877 करोड़। 7,877 करोड़। ये मैं अपने मन से मनगढ़ंत, ठीक है, ये अपने मन से नहीं बोला जा रहा है, ये आया हुआ है नोटिफिकेशन में और न्यूज़ में कि इतना करोड़ का ये था इन्वेस्टमेंट और अभी तक 8,777 करोड़ का यूटिलाइजेशन हो चुका है। और इससे पहले कि सारा पैसा ख़त्म हो जाए, आप भी जाके अपना नामांकन करवा लीजिए। हाँ, आप भी अपना नामांकन करवा के जो भी है स्किल्ड डेवलपमेंट होगा, सिखाया जाएगा। और बहुत सारे योजनाएं आती हैं, तो योजनाओं को ध्यान दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का करंट अफेयर इतना तक ही था और आपको क्या है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे यहाँ पे हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, ओके, शॉर्ट्स करंट अफेयर डालते हैं जिसमें डिटेल या एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट्स में जो कि है बहुत कम क्वेश्चंस रहती है और कम भी एक्सप्लेनेशन होता है उनका, ओके। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।